हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स में विद्यासागर पर स्वागत है। आज जो है क्लास 12th के सारणी प्रश्नावली 4.2 को पढ़ेंगे। और प्रश्नावली 4.2 को पढ़ने से पहले सबसे पहले जो है सारणी के गुणधर्म पढ़ लेते हैं कि सारणी के कितने गुणधर्म है और उन गुणधर्मों का क्या क्या काम है। देखो, सारणी का प्रथम गुणधर्म क्या है, बात समझा गया। सारणी के यदि मैं प्रथम गुणधर्म की बात करूं तो सारणी का प्रथम यह गुणधर्म कहता है कि यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभों में बदल दिया जाए और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहला गुणधर्म यही कहता है कि यदि किसी सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए या सभी स्तंभों को किस में बदल दिया जाए, पंक्ति में बदल दिया जाए, तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझा गया। तो एक लाइन चाहो तो लिख लो, सभी लड़के लिख लो सारणी के गुणधर्म में। पहला गुणधर्म लिखो, सारणी के सभी पंक्तियों को सारणी के सभी पंक्तियों को सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभों में सारणी के सभी पंक्तियों को स्तंभों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में या सभी स्तंभों को पंक्तियों में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी हमने बताया कि यदि जो है कोई भी सारणी है अभी नहीं, यदि कोई भी सारणी है, इसके पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो। देखो, इस सारणी को यदि सारणी के सारी पंक्तियों को स्तंभ में बदल दो, एक को बदलेंगे दूसरा का खुदे हो जाएगा। यदि किसी सारणी के पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए, ये बताइए पंक्ति है ना, इसको स्तंभ में बदल दो 3 4 2। ये दूसरी पंक्ति है तो दूसरा स्तंभ बना दो 1 -2 और 0। ये तीसरी पंक्ति है तो इसको स्तंभ बना दो 6 4 और 2। तो इस सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहो तो विस्तार करके प्रूव कर सकते हो। बात समझा गया। चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, विस्तार करके इसको प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि इसको हल करेंगे और इसको हल करेंगे तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। देखो, ये 3 4 2 है और 3 1 6 है। ये सारणी और ये सारणी दोनों अलग अलग प्रकार की हैं, लेकिन इनका जो मान होगा वो क्या होगा, एकदम फिक्स होगा। इस सारणी के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, 1% का ये फर्क नहीं डालेगा। बात समझा गया। यह है कि यदि किसी भी सारणी के पंक्तियों को स्तंभ में बदल दिया जाए तथा स्तंभों को किस में बदल दिया जाए, पंक्तियों में बदल दिया जाए, तो सारणी के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यह दोनों सारणी एक दूसरे के क्या होंगी, बराबर होंगी। अगला दूसरा गुणधर्म क्या है, इस बात को समझे। अच्छा, इसको प्रूव कर लोगे ना, दोनों को हल कर लोगे, जो है प्रूफ हो जाएगा। दूसरा सारणी के दूसरा क्या गुणधर्म कहता है, इस बात को समझो। यदि किसी सारणी के, ये दूसरा गुणधर्म ये कहता है, यदि किसी सारणी के 2 पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, सिर्फ 2 पंक्तियों को, कोई भी 2 पंक्ति हो सकती है, किसी सारणी के सिर्फ 2 पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, 2 पंक्तियों को ही आपस में बदलना है, 2 पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, तो सारणी का मान ऋणात्मक होता है। बात समझा गया। यदि जो है मैंने कहा कि यदि जो है किसी भी सारणी के 2 पंक्तियों को आपस में, सिर्फ यहाँ पर 2 की बात कर रहा है, सभी पंक्तियों को बदलने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 2 पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए या 2 स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी का मान ऋणात्मक हो जाती है।
बात समझ में आया? तो लिख लो, इसको प्रूव भी करेंगे ये वाले सवाल को। लिखो, यदि किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं दो स्तंभों को आपस में बदल दिया जाए, तो सारणी का मान ऋणात्मक हो जाती है। देखोगे इसे, यदि मैं एक सवाल को हल करने की कोशिश करूँ, अच्छा इसको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि इसका मतलब क्या है, इस बात को समझ लो। अच्छा बताओ, जो हम लोग सारणी यदि हल करते हैं, चलो एक बार हल कर लेते हैं, उसके बाद से हम इंटरचेंज करके दिखा देंगे। देखो एक सारणी हो गई, मैं अपने मन से मान लेता हूँ इसको A1, B1 और C1, इसको मानता हूँ A2, B2 और C2। अंक में भी ले सकते हैं, अंक में भी लेकर प्रूफ किया जा सकता है, A3, B3 और C3। मेरे कहने का अर्थ ये है कि यदि किन्हीं दो पंक्तियों को या किन्हीं दो स्तंभों को, देखो यहाँ पर देखो, मैं इसको ऊपर कर दूंगा और इसको नीचे कर दूंगा तो दो हो जाएगा ना चेंज, दोनों का स्थान आपस में बदल गया ना। या हम इसको तीसरे नंबर पर कर दूंगा, तीसरे नंबर को पहले नंबर पर कर दूंगा तो भी इसका स्थान बदल जाएगा ना। या हम ये दूसरी पंक्ति को जो है तीसरे में बदल देंगे, या तीसरी पंक्ति को दूसरे पंक्ति में बदल देंगे तो भी जो है दो पंक्ति आपस में चेंज हो गई। या मैं कहूँ कि एक कॉलम है, ये प्रथम कॉलम, द्वितीय कॉलम, तृतीय कॉलम, प्रथम कॉलम को द्वितीय कॉलम में, द्वितीय कॉलम को प्रथम कॉलम में बदल दे तो भी ऋणात्मक होगा। या प्रथम कॉलम को तृतीय कॉलम में, तृतीय कॉलम को प्रथम कॉलम में बदल दे तो भी ऋणात्मक होगा। मैं एक ही चेंज करूंगा लेकिन बता दे रहा हूँ। या द्वितीय कॉलम को जो है हम तृतीय में बदल दूँ, तृतीय को द्वितीय में बदल दूँ तो भी जो है सारणी का मान क्या आएगी, ऋणात्मक आएगी। अब एक बात बताओ, मैंने दो को चेंज किया, प्रथम पंक्ति को द्वितीय पंक्ति बना दिया और द्वितीय पंक्ति को प्रथम पंक्ति, ये बताइए प्रथम में आ जाएगा ना A2, B2 और C2, और A1 क्योंकि ये नीचे चला आएगा, A1, B1 और C1, और A3, B3 और C3। अच्छा एक बार और चेंज कर देंगे इसको तो फिर ऋणात्मक हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा। पहले से भाई ऋण है, एक बार और चेंज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, धनात्मक। अर्थात इससे निष्कर्ष निकल रहा है कि यदि जो है किसी भी सारणी के तीनों पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए तो मान में, सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि तीनों कॉलमों को आपस में बदल दिया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। और एक और, सारी पंक्तियों को कॉलम में बदल दिया जाए तो भी मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो ये भी गुणधर्म एक तरीके से होंगे, लेकिन तुम्हारे किताब में बस यही गुणधर्म दिया है तो इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ, नहीं तो इसी का जो है 4 कंडीशन हो जाएंगे ना। देखो यह जो हमने बताया कि यदि जो है किसी सारणी के किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में बदल दिया जाए, कोई भी दो पंक्ति हो सकती है, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति दूसरी पंक्ति, बस समझ गया। या पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम तीसरा कॉलम और दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम, 6 कंडीशन हो सकती है। और मतलब कहने का अर्थ है कि इन दोनों को आपस में हम बदलते हैं तो सारणी का मान क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। आंसर जो है तुम्हारा माइनस में आएगा। तो ये बताओ जब ऋणात्मक हो जाएगी तो उसको धनात्मक बनाने के लिए आगे माइनस लगाएंगे तभी तो बराबर होंगी। जैसे मान मैं कहूँ कि एक 10 है और एक जो है -10 है, ये बताओ 10 का ऋणात्मक मान -10 है। ये बताओ इन दोनों को जब बराबर करने की बात आएगी तो हम कैसे बराबर करेंगे, -10 के आगे जो है पहले माइनस लगा लेंगे तभी बराबर होगा। तुम सब सोचते हो कि भाई यहाँ पर माइनस लिख दिए ऋणात्मक हो गई, इसका मतलब यह है कि यह ऋणात्मक चिन्ह को नहीं दर्शाता है, यह सारणी ऋणात्मक बन चुकी है। इसको बैलेंस करने के लिए, इन दोनों को बराबर करने के लिए ये धनात्मक होगी तभी ना बराबर होगा, इसलिए चिन्ह को हम क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। बात समझ में आ गया।
बात समझ में आ रहा है ना। यदि मान लेते हो कि यदि कोई भी जो है यदि एक संख्या -10 है, इसका पुनः ऋणात्मक मान की मैं बात करूं तो +10 होगा। और इन दोनों को जब बराबर दिखाने की बात आएगी, तो दोनों को बराबर दिखाने की बात आएगी तो हम जो है माइनस पहले वाला ही है, दोनों की बराबर की बात आएगी तो दूसरे वाले में यदि ऋणात्मक हो गया है तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तब यह दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ आ गया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इस सारणी का मान धन आएगा, इस सारणी का मान ऋण आएगा। भाई ये पहले से यदि ऋण होगा तो इसका पूरा कंप्लीट आंसर किस में आएगा, धन में। बात समझ में आया। तो बस जो है ऋणात्मक लगाने का अर्थ ये है कि यह पूरी सारणी जो है माइनस में हो जाती है, लेकिन इन दोनों को बराबर करेंगे तो यह माइनस में होगा, तो इसको प्लस बनाना पड़ेगा ना, जिसके कारण जो हम आगे माइनस लगा देते ताकि यह दोनों मान क्या हो सके, बैलेंस हो सके। बात समझ में आया। मतलब किन्हीं दो पंक्तियों के यदि हम आपस में बदलेंगे तो 100% जो है क्या हो जाएगा, ऋणात्मक चिन्ह लगाना पड़ेगा, तभी वह दोनों मान बराबर होंगे, अन्यथा बराबर नहीं होंगे। और गणित यही कहती है कि जो मन में आए वो करो, लेकिन बस मान में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चाहो तो एक सवाल को हल करके दिखा सकता हूँ, हल कर दूँ। एक जो एग्जाम्पल लेकर हल कर दो। यही वाला हम सवालों को लेकर हल कर दे रहे हैं, काहे लिए दूसरा लेंगे, और इसका विस्तार भी हो जाएगा। या 3 है या 4 है या 2 है या 1 है या -2 है या 0 है या 6 है या 4 है और ये क्या है, 2 है। यदि जो है इसके किन्हीं दो मानों को हम आपस में बदल रहे हैं, ये होता है इसको ऊपर कर दे रहे हैं, इसको नीचे, तो ऋणात्मक हो जाएगी ना। इस बात को याद रखना है कि इस सारणी का मान यदि पहले माइनस आया है तो यहाँ पर 100% यदि माइनस नहीं लगाते हैं तो यहाँ पर जो है तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्लस आएगा। बात समझ आ गया। लेकिन दोनों पक्षों को बराबर करना है तो माइनस तो लगाना पड़ेगा ना। इस बात को याद रखना है कि यदि इस सारणी का मान यदि धन में आता है तो 100% गारंटी है कि इसको मैं छोड़ देता हूँ तो ये इस सारणी का मान जो है माइनस में आएगा। तो बता, दोनों को बराबर करने के लिए तो हमको माइनस तो हर लगाना ही पड़ेगा। इसको चेंज कर दे रहा हूँ, इस दूसरी पंक्ति को पहला पंक्ति में बना दे रहा हूँ। 1 -2 और 0, ये बताओ ये बन जाएगा हमारा 3 4 और 2, 6 4 और 2। बात समझ में आया। विस्तार कर लेते हैं। ये बताओ ये जो +3 होगा ना, +3, ये बताओ 2 दूनी के 4, -4 -4 0 0। किसी लड़के को कोई दिक्कत, या -4 होगा ना, -4, ये बताओ ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, यही बचेंगे क्या बेचारे, 1 2 2 और -6 0 0। समझ में आ रहा है ना। ये जो +2 हो जाएगा तो +2 मैं लिख देता हूँ, और उसके बाद से जब ये लाइन खत्म और ये लाइन खत्म तो 1 4 4, माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 6 दूना के 12, -12, ये तो +12 हो जाएगा। देखते हैं बराबर के उस पर। इस बात को याद रखना है कि पहले ही माइनस है बेचारा, तो माइनस के लिए हम बड़ा कोष्टक लगा देंगे, यह सबके लिए माइनस होगा। ये बताओ यह जो हम +1 लेते हैं तो बताओ क्या बचेगा, 4 दूना के 8 -4 दूना के 8, कोई दिक्कत। ये बताओ ये पहले से माइनस है, दूसरा वाला माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा ना। +2 लेते हैं, बताओ ये लाइन खत्म, यह लाइन खत्म, यह लाइन खत्म, 3 दूना के 6 -6 दूना के 12। कोई दिक्कत है किसी भी लड़के को। अच्छा, 0 का विस्तार क्यों नहीं किए, क्योंकि 0 का विस्तार करेंगे नहीं, क्योंकि आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो उसको विस्तार करने की कोई आवश्यकता नहीं। 3 चौके 12 -12 आएगा। किसी भी लड़के को कोई दिक्कत है। 4 दूना के 8 -8 आएगा, कोई दिक्कत है। 4 दूना के 8 +8 आएगा, यहाँ तक भी कोई नहीं। ये बताओ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 12 और 4 कितना हो जाएगा, 16, 16 दूना के 32, ये जो है तुम्हारा +32 हो जाएगा। बात समझा गया। बराबर यह जो है माइनस है आप कोष्टक में, यदि हम 8 में से 8 घटाएंगे 0 तो ये हो जाएगा 0 माइनस, इसको जो घटा देंगे 6 में से 6 तो -6, 6 दूना के 12, -12 आएगा ना। मतलब कोष्टक के अंदर -12, देखो यही बैलेंस करेगा। ये बता 12 बटे 20, अब 32 में -20 को जोड़ेंगे तो +12 बचेगा ना। देखो इधर जो है +12 बचा तो 100% था कि इधर -12 आएगा। इन दोनों को बराबर करने के लिए यही माइनस वाला लगा है। बस समझा गया। साड़ी माइनस में इसीलिए होती है क्योंकि ये दोनों को बैलेंस करे। देखो 12 बराबर माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, +12। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि यदि साड़ी के किन्हीं दो पंक्तियों को आपस में हम स्थान बदलते हैं तो साड़ी का मान 100% गारंटी है कि क्या हो जाती है, ऋणात्मक हो जाती है। बात समझ में आया। यह जो है प्रूफ हो गया ये वाला सूत्र ना, तो यह जो है एग्जाम्पल के रूप में लिख सकते हो। तो सारणी के तृतीय गुणधर्म लिख लो। सारणी के तृतीय गुणधर्म, दुनिया का सबसे आसान गुणधर्म यही है
यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ बराबर हो, यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। यदि किसी सारणी के दो पंक्ति यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ के मान आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो उस सारणी का मान 0 होता है। मैंने बोला तृतीय गुणधर्म में यदि किसी सारणी के दो पंक्ति या दो स्तंभ का मान आपस में बराबर हो, दो स्तंभ का मान और दो पंक्ति का मान मतलब समझते हो, प्रथम पंक्ति के अवयव और द्वितीय पंक्ति के अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो, या प्रथम पंक्ति के अवयव और तृतीय पंक्ति के अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0। देखो ये प्रथम पंक्ति और द्वितीय पंक्ति आपस में बराबर है ना, अर्थात इस सारणी का मान क्या होगा, 0। ये होता देखो तो प्रथम कालम और तृतीय कालम आपस में बराबर है ना, तो इस सारणी का मान क्या होगा, 0। कोई भी बराबर होनी चाहिए, पहली तीसरी दूसरी तीसरी पहली दूसरी कोई भी बराबर हो, उससे नहीं मतलब है, सिर्फ दो मान जो है आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। चाहो तो विस्तार करके प्रूव कर सकते हो। बात समझा गया? तो बस इतना ही याद रख लेना है तीसरे में कि यदि किसी सारणी के कोई दो पंक्ति आपस में बराबर हो या कोई दो स्तंभ आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है, 0 होता है। यह R1 बराबर हो सकता है R2 के, या हो सकता है R1 बराबर हो सकता है R3 के, या R2 बराबर हो सकता है R3 के, तो भी जो है सारणी का मान क्या होगा, 0। या C1 बराबर हो सकता है C2 के, या C1 बराबर हो सकता है C3 के, या C2 बराबर हो सकता है C3 के। हाँ, R2 बराबर हो सकता है R1 के, उल्टा पुल्टा करके लिखो, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब इस पूरे सारणी का मान क्या होगा, 0। मतलब कोई भी बराबर हो, भाई R1 R2 के बराबर तो भी सारणी का मान 0, R1 R3 के बराबर तो भी सारणी का मान 0, R2 R3 के बराबर तो भी सारणी का मान 0। अर्थात एक ही लाइन में इसको लिख सकते हैं कि नहीं दो पंक्ति आपस में बराबर हो, सारणी का मान 0, कोई दो कॉलम आपस में बराबर हो, सारणी का मान 0। इतना रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। तृतीय जो है हो गया चतुर्थ, मतलब चौथा गुणधर्म देखते हैं कि भाई चौथा इसका गुणधर्म क्या है। यह सारणी के सारे गुणधर्म है, यह याद हो जाएंगे तो आसानी से जो है सवालों को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखो सारणी के जो है चौथा गुणधर्म क्या कहता है, यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 0 हैं तो उस सारणी का मान क्या आता है, 0 आता है। यदि किसी पंक्ति, अच्छा एक दो मैं एडवांस भी लिखवा दूंगा, ठीक है, सारणी के गुणधर्म जो पुरानी किताबों में दिया करता था बहुत ज़्यादा गुणधर्म, अब तो जो है 4 5 6 में जो ख़त्म हो जा रहा है गुणधर्म ना, तो एक दो एडवांस हो जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, वो जानोगे तो और तो आसान काम हो जाएगा और सवालों को आसानी से पढ़ सकते हैं। यह चौथा क्या है, चौथा का लिख लो कि यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या, चौथा गुणधर्म में लिखो, यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव, कोई एक पंक्ति या कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ, कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 0 हों, सभी अवयव 0 हो, सभी अवयव 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो उस सारणी का मान 0 होता है। अभी तक पढ़े हो उसका 0 0 0 या कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आंसर क्या आएगा, 0। कोई पंक्ति भी बराबर हो 0 0 कर दो, 3 4 2 1,
कुछ भी कर दो 167 तो भी इसका मान क्या आएगा, 0 ही आएगा। बात समझ आ गया? मतलब कहने का अर्थ है ना, कोई भी एक पंक्ति 0 हो जाए, सभी अवयव उसके 0 हो जाए, या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाए तो सारणी का मान क्या होगा, 0। अच्छा तुमसे पूछ सकते हो कि सर जी 2 का मान 0 0 हो जाए, जब 1 का मान 0 है तो 0 कर दे रहा है, तो 2 का 0 है तो ऐसे ही 0 ना, तो ऐसे ही क्या 0 ही होगा। और तीनों मान 0 0 हो तो भी 0 ही होगा ना। जब एक ही पंक्ति 0 0 हो जा रही तो सब मान 0, तो 2 कर देगा तो और 0 ना, ऐसा नहीं कि 2 कर देगा तो 2 0, एक ही 0 रहेगा ना, 2 0 नहीं होगा। चौथा गुणधर्म क्या हो गया, समाप्त। गुणधर्म देखो पांचवा, शांत रहो। देखो पांचवा गुणधर्म क्या है, यदि किसी सारणी के, ये लिखना नहीं है बस ऐसे समझ लो। देखो मैं मान लूँ कि a प्लस कोई दे देता हूँ a प्लस वाई, इसको मैं दे देता हूँ b प्लस वाई, इसको मैं दे देता हूँ c प्लस वाई, इस तरीके से हो गया। चाहे y1 y2 y3 दे दूँ, उससे नहीं मतलब है। इसको मैंने दे दिया a1 b1 और c1, इसको मैंने दे दिया a2 b2 और c2। इसका कभी काम नहीं लगेगा, कभी काम लगेगा तो देख लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो ये क्या कहता है कि यदि किसी सारणी के जो है कोई पंक्ति 2 खंडित में है, मतलब 2 खंडित का अर्थ है जोड़ के रूप में है या घटाना के रूप में है, तो हम इसको जो है 2 हिस्सों में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मतलब इसको जो है 2 जो है अलग अलग सारणी में प्रयुक्त कर सकते हैं या बांट सकते हैं। या क्या है, जैसे में a b और c हो गया, और दूसरे वाले में देखो y y और y। अच्छा y1 y2 y3 होता तो y1 y2 y3 हम लिख देते, बात समझ आ गया। चाहो तो y1 y2 y3 लिख दो, अलग अलग लिख सकते हो, ना चाहो तो ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला जो है यह सेम टू सेम सब में रहेगा, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2, a2 b2 और c2, इसमें भी वही रहेगा। बात समझ गया। सिर्फ इसको 2 हिस्सों में हमको करना है और किसी को करना नहीं है, और बाकी सब सेम टू सेम a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। बात समझ गया। इसको अलग अलग हम जोड़ के रूप में लिख सकते हैं। आखिर में ये बताओ, यदि ये माइनस माइनस के रूप में होता तो यहाँ पर जो क्या बन जाता, माइनस बन जाता। बात समझ गया, हम माइनस के रूप में लिख सकते हैं। अच्छा सोचोगे कि सर जी ये माइनस हो ये प्लस हो ये माइनस हो, तब फिर क्या करेंगे, तो मना माइनस हो प्लस हो तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो माइनस होगा उसको माइनस में लिख देंगे और जो प्लस होगा उसको प्लस में लिख देना है। जैसे यहाँ पर तो प्लस लिखना है, इसमें कोई चेंज नहीं करना है बस। हाँ यदि, अच्छा मैं दो तरीके से बता दे रहा हूँ, चिंता मत करो। यदि जो है सोचते हो कि यदि माइनस होगा तब क्या करेंगे, तो मैं दिखा दूँ। यदि माइनस होगा तो a माइनस वाई होगा, b माइनस वाई होगा और c माइनस वाई होगा, या a1 होगा या b1 होगा या c1 होगा या a2 होगा या b2 होगा या c2 होगा। अच्छा इसको यदि तुम प्लस के रूप में लिखना चाहते हो तो प्लस में लिखो, और माइनस में लिखना चाहते हो तो माइनस में लिखो, खुद वो बन जाएगा। बात समझा गया। देखो यह a b और c, a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। अच्छा यहाँ पर सोच रहे हो ना तो यहाँ पर प्लस लिख दो, लेकिन जब यहाँ पर प्लस लिखोगे ना तो अंदर में जो है माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है, यहाँ पर भी माइनस वाई है। या a1 b1 c1, a2 b2 और c2। एक बात बताओ, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर प्लस है तो माइनस नहीं बन जाएगा, तो इसी माइनस को यहाँ पर न लिख कर मैंने बताया कि यहाँ पर लिख दो। बात समझेगा। यदि माइनस माइनस है, लेकिन अब माइनस प्लस माइनस रहेगा तब क्या करेंगे भाई, माइनस प्लस माइनस रहेगा तो यहीं पर बस अपना जो है जो माइनस में रहेगा उसको माइनस में लिख देंगे, जो प्लस में रहेगा उसको प्लस में लिख देंगे। यहाँ पर जो है प्लस से लिख देना है। बात समझा गया। तो इस माइनस को यदि हम नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर माइनस लिख देंगे। बात समझा गया। तो ये चीज़ें थी ये वाला, इसको जब मैं मिटा देता हूँ, इसका जो है थोड़ा सा समस्या था तो मैंने बताया। अगला जो है क्या चीज़ है, सारणी के जो 6वां गुणधर्म, सारणी के जो है 6वां गुणधर्म, 5वां ये है गुणधर्म है, 6वां गुणधर्म लिखना है। इसको समझना था, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस समझ लिए काफ़ी है। 6वां गुणधर्म क्या है, यदि किसी सारणी के, 6वां गुणधर्म क्या कहता है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति में, नहीं इस 6वां गुणधर्म ये है कि यदि किसी सारणी में किसी अचर पद से गुणा करते हैं, यदि किसी सारणी में कोई अचर पद से गुणा करते हैं तो उस सारणी के किसी एक पंक्ति या किसी एक स्तंभ में गुणा कर सकते हैं या गुणा करते हैं। देखो यदि कोई सारणी है ना, इस सारणी जो है मान लेते हो कि इसको मैं मान लेता हूँ a b और c, इसको क्या मान लूँ
A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। इसमें जो है कोई अचर पद के है, इससे हमको गुणा करने की बात आ गई। तो गुणा करने में जो अवयव में हम इससे पहले पढ़े कि अवयव में जब गुणा करते थे इसके सभी पंक्तियों में या सभी स्तंभों में गुणा करते थे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो हम गुणा करेंगे कोई भी अचर पद 2 3 4 5 6 कोई भी अचर पद के से हम यदि गुणा करते हैं या XYZ किसी भी चीज़ से हम गुणा करते हैं तो उस सारणी के किसी एक पंक्ति में करेंगे। कोई भी एक पंक्ति हो सकती है। कोई सी लड़के का इच्छा करेगा कि नहीं हम R1 में गुणा करेंगे, कर सकते हो। किसी का मन करेगा R2 में करे, R2 में कर सकते हो। किसी का मन करे R3 में करे, R3 में कर सकते हो। किसी का मन करे C1 में, C2 में, C3 में, किसी एक ही में लेकिन करना है। जिसमें मन करे उसमें करो, किसी एक ही में गुणा करोगे सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, जब गुणा करेंगे एक ही में तो जब कॉमन लेने की बात आएगी तो हम एक ही से लेंगे। बात समझ गया? यदि R1 से मिल जाएगा कॉमन तो ले लेंगे, R2 से मिल जाएगा तो ले लेंगे, R3 से मिल जाएगा तो ले लेंगे, C1 से मिलेगा तो लेंगे, C2 से मिलेगा। जब गुणा कर रहे हैं एक में तो कॉमन भी तो लेंगे एक में। गुणा करने रहे हैं एक में, कॉमन लेने का अर्थ होता है भाग कर दो। जो कॉमन लेते हैं उससे हम क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं। देखो किसी लड़के का मन करेगा ना के का हम इसमें गुणा करेंगे, कर सकते हो। तो ये बन जाएगा AK BK और CK, और ये जो है A2 B2 और C2, नहीं A1 B1 हो, A1 B1 और C1, A2 B2 और C2। अच्छा किसी लड़के को मन करेगा ना हम के का गुणा इसमें करेंगे, कर सकते हो। तो या तो A B और C रहेगा। के का किसी एक ही में गुणा करना है, जिसमें मन करे उसमें गुणा करो। के का इसमें गुणा करोगे तो बताओ क्या हो जाए, A1 के B1 के C1 के, और यह जो है A2 B2 और C2। अच्छा किसी लड़के का मन करे ना हम तो पंक्ति में नहीं करेंगे कॉलम में करेंगे, कॉलम में कर लो। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, A1 के और A2 के, ये जो है B1 और C1, ये जो हमारा B2 बन जाएगा, या C1 और C2 बन जाएगा। मतलब कहने का अर्थ ये है कि इस के का गुणा जो है किसी एक पंक्ति में कर लो या किसी एक स्तंभ में कर लो। बात समझ आ गया? यह हमारे सारणी का गुणधर्म है और इसी का उपयोग जो है सवाल में किया जाएगा, लेकिन इसका थोड़ा कम किया जाएगा। इसके बाद वाला जो 7वां गुणधर्म है, सबसे अधिक उपयोग होने वाला गुणधर्म जो है 7वां गुणधर्म है, उसको समझना है और उसी पर आधारित सवालों को जो है पढ़ना है। लिखो 6वां गुणधर्म, सारणी के 6वां गुणधर्म है, सारणी के 6वां गुणधर्म। लिखो किसी सारणी में किसी अचर पद के से किसी सारणी में किसी अचर पद के से किसी अचर पद के से गुणा किया जाए तो गुणा किया जाए तो उस के का गुणा सारणी के कोई एक पंक्ति में सारणी के कोई एक पंक्ति में या कोई एक स्तंभ में गुणा करते हैं अच्छा वो अपने आवश्यकता अनुसार जो है तुमको गुणा करना है। तुमको फायदा मिल रहा है कि नहीं हम R2 में गुणा करेंगे तो फायदा मिलेगा, तुम स्वेच्छा से R2 में गुणा कर सकते हो। तुम जानते हो कि किसी भी पद में हम गुणा करेंगे, किसी भी पंक्ति में गुणा करेंगे, किसी भी कॉलम में करेंगे, मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको जिसमें फ़ायदा होगा हम उसी में करेंगे और किसी में करेंगे नहीं। बात समझ में आया? सारणी के जो है 7वां गुणधर्म, सारणी के जो है 7वां गुणधर्म क्या है इस बात को देख लो। और यह सबसे अधिक सवालों में सबसे अधिक उपयोगिता जो है
7वें गुणधर्म की है सबसे अधिक। और इस सारणी के जो है 7वां गुणधर्म क्या कहता है, इस पर हम लोग सवालों को भी पढ़ेंगे। बात समझ गया। 7वां जो है गुणधर्म यह कहता है कि यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति में कोई अचर पद से गुणा करके, कोई भी अचर पद से, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति में कोई अचर पद से गुणा करके कोई अन्य पंक्ति में घटाते हैं तो सारणी के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये तो पंक्ति के लिए हो गया। स्तंभ के लिए भी यही नियम है। किसी सारणी के किसी स्तंभ में किसी अचर पद से गुणा करके कोई अन्य स्तंभों में जोड़ते हैं या घटाते हैं तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझा गया। और इसी गुणधर्म का उपयोग सबसे अधिक करना है। इसका मतलब क्या है, इस बात को समझ लेते हैं। जैसे मान लेते हो कि दे दिया A B C ना, और क्या दे दूं, A B C, चलो X Y Z है जी, A B C और X Y Z P Q और R। शांत रहो। यह एक सारणी है और पहले नंबर इसका एक गुणधर्म लिख लो। इसको गुणधर्म में 2 हिस्सों में बांट दो। पहला गुणधर्म, दूसरा, बात तो एक ही है, दोनों एक ही है, लेकिन 2 तरीके से लिखवाएंगे, नहीं तो एक ही में कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा। 7वां का जो है पहले में लिखना, यदि किसी सारणी के, 7वें के पहले में, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति में, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति में, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति में किसी अचर पद से गुणा करके, 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 किसी अचर पद से गुणा करके कोई अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाए, कोई अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाए, कोई अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए तो, जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे में देखो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे में मेरा मन कर रहा है कि नहीं, हम R1 में चेंज करेंगे और R1 में जो है जोड़ देंगे 2R2, R2 में 2 से गुणा कर दिए और उसके ले चलकर R1 में जोड़ देंगे तो सारणी के मान में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। या हमारा मन करेगा घटा दे तो घटाएंगे भी तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ में आया। लो जो है जोड़ लो R1 के लिए। हाँ बोलो। पंक्ति में गुणा करें उसी पंक्ति में घटा दे तो, हाँ, जिस पंक्ति में गुणा करेंगे उसी पंक्ति में नहीं जोड़ना है नहीं घटाना है। नहीं तो जिस पंक्ति में जो है तुम गुणा करोगे, कहोगे कि हम 1 से गुणा करके उसी में घटा देंगे, तब तो वो पंक्ति 0 0 आ जाएगी। अर्थात कोई भी दुनिया का कोई भी सारणी होगा उसका मान 0 बना दोगे। रिसर्च कर लोगे, एक रिसर्च हो जाएगा, तब तो किसी सारणी का मान कुछ आएगा ही नहीं, खाली 0 के अलावा और कुछ आएगा। अब मान लेते हो कि इसी में मैं कहूँ ना कि 1 से गुणा कर दो, इसी में घटा दो, तो बताओ जब 1 से गुणा करोगे या घटाओगे तो 0 ही 0 न सब आ जाएंगे। और जब सब 0 0 आ जाएंगे तो इस अभी गुणधर्म में लिखा है कि यदि किसी सारणी के एक पंक्ति का मान 0 0 हो तो उस सारणी का मान क्या आता है, 0 आता है। बात समझ में आ गया। तो इसलिए हम जिसमें गुणा करेंगे या जिसमें गुणा करेंगे या भाग करेंगे और तो उसमें जोड़ना घटाना नहीं है, किसी और में जोड़ना घटाना है। लिखवाए भी नियम में है, यदि किसी सारणी के किसी पंक्ति में गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाए, मतलब जिसमें गुणा कर रहे हैं उसमें जोड़ना घटाना नहीं है, किसी अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझे। उसी में जोड़ना घटाना नहीं है, किसी और में करना। नहीं तो कहोगे कि इसी को इसी में घटा दीजिए, इसको इसमें घटा दीजिए, इसको इसमें, तो कम खत्म हो जाएगा पूरा सारणी का कुल नियम कानून सब फेल हो जाएगा तुम सबके आगे। बात समझ में आया। एवं R2 में 2 से गुणा करो तो 2 से गुणा करेंगे तो 2x, तो a प्लस बन जाएगा 2x,
b प्लस बन जाएगा 2y और c प्लस बन जाएगा 3z बनेगा ना भाई। R2 में 2, हाँ 2z जब 2 से गुणा कर रहे हैं तब 2 से गुणा। अच्छा जो गुणा कर रहे हैं यहाँ पर लिखना नहीं है कि गुणा करके दिखाए हम कि 2x 2y 2z, नहीं ऐसा नहीं करना है। 2x y और z और p q और r, देखो साड़ी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका विस्तार करेंगे तो वही आंसर आएगा, इसका भी विस्तार करेंगे तो वही आंसर आएगा, इसके अलावा और कुछ आंसर नहीं आएंगे। दूसरा नियम क्या कहता है? दूसरा नियम लिखो चाहे ना लिखो कोई बात नहीं, हमने अभी लिखवाया कि किसी पंक्ति में गुणा करके किसी अन्य पंक्ति में जोड़ा या घटाया जाए। भाई पंक्ति में जब ऐसा कर सकते हैं तो कॉलम में भी तो करेंगे। तो यही 7वां का दूसरा यही है कि किसी सारणी के किसी स्तंभ में किसी अचर पद से गुणा करके कोई अन्य स्तंभ में जोड़ा जाए या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखोगे दूसरे नंबर में कि किसी सारणी के किसी स्तंभ में कोई अचर पद से गुणा करके कोई अन्य स्तंभ में जोड़ा या घटाया जाए तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आ गया? तो एक सवालों को हम लोग अभी सिद्ध करेंगे अंक गणितीय में, ठीक है, ताकि जो हम लोग प्रूव कर सके कि हाँ भाई कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। नहीं तो परिवर्तन होता रहेगा तो फिर तो तब तो दिखते हो जाएगा ना। चलो एक सवाल को हम प्रूव करते हैं और प्रूव भी करेंगे और उसका मान भी ज्ञात करके प्रूव करेंगे। देखो जैसे मैं एक सवाल लिखता हूं, या मैंने लिखा, बात समझ आ गया? या हमने एक सारणी को लिखा और सारणी को लिखने के बाद से जो हमने लिखा है इसी को जो हल करेंगे, ठीक है। अब इस सारणी को देखकर कुछ सोचो कि किसको हम बराबर कर सकते हैं। अभी हमने कहा कि सारणी में किसी भी पंक्ति में गुणा करके किसी में भी घटाओ, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक बात बताओ, 2 में 2 से गुणा करूँ 2 दूनी के 4, इसको घटाऊंगा 5 में से इस 4 को घटाऊंगा तो 1 बचेगा। 2 एकम में 2 और 2 इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर 2 बचेगा और 2 एकम में 2 घटाएंगे तो 3 बचेगा, अर्थात दोनों मान बराबर हो जाएंगे, अर्थात सारणी का मान क्या आएगा? 0 आएगा ना। अर्थात हमने किया क्या? किया ये कि R3 में परिवर्तन किए लेकिन R3 में घटाए 2R2 को। R2 में हमने 2 से गुणा किया और 2 से गुणा करके R3 में क्या कर दिया? घटा दिया। मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, अर्थात दोनों को प्रूव कर रहे हैं कि दोनों हमारे आंसर करेक्ट आने चाहिए। अब चलो देखते हैं घटाकर। ये बताओ 1 2 3 2 1 1 और यह जो जब घटाएंगे तो 2 दूनी के 4 लाकर घटाओ 1 और 2 एकम में 2 घटेगा तो 2 और 2 एकम में 2 घटाएंगे तो 3। एक बात बताओ, यहाँ से तो यह निष्कर्ष निकल इस सारणी का तो मान 0 आएगा, लेकिन इस सारणी का मान क्या आएगा इसको देखा जाए। भाई इसका भी 0 आना चाहिए ना, तभी ना हम कहेंगे कि दोनों में मान में कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो हमने जो घटाया है तो भी मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अर्थात दोनों पक्ष बराबर आएगा, तभी हम कहेंगे कि फर्क नहीं पड़ता है। यह तो ऐसे लग गया कि भाई इसका तो मान 0 आएगा बेचारे का, इसका मान क्या आएगा इसको हल कर लेते हैं। हमको नहीं मालूम है कि क्या आएगा तो हल कर लेंगे, इसको विस्तार कर लेंगे। विस्तार करोगे तो 1 5 5 माइनस 4 एकम में 4। विस्तार करने का ढंग सिखाया जा चुका है। जब इसको लेंगे तो ये लाइन खत्म, ये लाइन खत्म, यही ना दोनों बचेंगे। तो 1 5 5 4 एकम में 4 अलग अलग छोटे छोटे उप सारणी बनाकर हल किया कराया गया था, अब तो नहीं कराया जाएगा। दूसरे वाला आता है माइनस, ये बताओ यह लाइन खत्म, यह लाइन खत्म, यही बचेंगे ना। तो देखो 2 5 10 माइनस 5 एकम में 5, 2 5 10 हो जाएगा, माइनस 5 एकम में 5 और ये प्लस 3 होता है। जब 3 को लेंगे तो ये लाइन खत्म, यह लाइन खत्म, यही 4 बचेंगे। 2 चौके 8 माइनस 5 एकम में 5। इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं सारणी का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि हमने लिखवाया है कि यदि किसी सारणी के 2 पंक्ति आपस में क्या हो? बराबर हो, या 2 स्तंभ आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या आता है? 0 आता है। या गुणधर्म से हम लिख देंगे कि इसका मान 0, और इधर भी 0 आना चाहिए, ताकि मान में हम ये प्रूव कर रहे हैं कि भाई R3 में जो है 2 से गुणा करके जोड़ घटा रहे हैं। 7वां गुणधर्म को प्रूव कर रहे हैं कि जोड़ घटा रहे हैं तो मान में कोई फर्क तो नहीं न पड़ जा रहा है। तो बताओ जोड़ घटा दिए तो कोई दूसरा अभी है ना। तो ये बताओ, यह जब फर्क नहीं पड़ा होगा तो जब इसका मान 0 होगा तो 100% गारंटी है कि इसका भी मान क्या होगा? 0 होगा। हल कर लेते हैं। इसको घटाओगे तो 1 बचेगा, तो -1 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस घटाएंगे तो कितना बचेगा? 5 और 5 दूना के 10। माइनस कर दो। हाँ -1 नहीं, ये +1 होगा ना। हम इसको समझे कि 3 है,
ठीक है, ये 5 है, ठीक है। चश्मा नहीं माने इसलिए जो गड़बड़ हो गया। 5 में से 4 को घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 या 5 दूना के 10 माइनस 10 आएगा। और यहाँ पर देखो तो 8 में से 5 को घटाएंगे क्या बचेगा, 3, और 3 गुणे 3 क्या हो जाएगा, 9 और बराबर 0। 9 और 1 क्या होगा, 10 माइनस 10 बराबर 0, अर्थात 0 बराबर 0। यह प्रूव हो गया कि मतलब कि जो है कि यदि किसी सारणी में किसी भी पद से हम गुणा करके कोई मतलब किसी सारणी के किसी भी पंक्ति में कोई भी पद से गुणा करके दूसरे पंक्ति में हम जोड़ते हैं तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही नियम कॉलम के लिए भी है कि यदि किसी सारणी के किसी भी कॉलम में किसी अचर पद से गुणा करके कोई अन्य कॉलम में हम जोड़ते हैं तो सारणी के मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस प्रकार से सारणी के सारे गुणधर्म क्या हो गए, समाप्त हो गए। यदि चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारणी के गुणधर्म में कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।